23 वर्षीय पूजा कुमारी और 25 वर्षीय अमित कुमार एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि शादी भी करना चाहते हैं। और शादी भी करना क्या चाहते हैं, वो 3 साल से लगातार रिलेशनशिप में रह रही होती है। लेकिन एक दिन जो है, इसी में एक दिन पूजा कुमारी की जो है हत्या कर दी जाती है। आखिर पूजा कुमारी की हत्या की वजह क्या है और पूजा कुमारी की हत्या क्यों की गई है, जब पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसको पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने के बाद जब उसका नाम सामने आता है तो जो है लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो जो आज कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो कहानी जो है ये बिहार स्टेट की है। बिहार स्टेट में एक जिला जो पड़ता है, उस जिले का नाम होता है नालंदा। नालंदा जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है अस्थावा। अस्थावा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है ओदा। ओदा गांव की रहने वाली पूजा 23 वर्षीय जो है अपने 16 आदि पूजा जो है 17 जून 2025 को अपने पिता से कहती है, सवेरे 10 बजे अपने घर वालों से कहती है कि पिताजी मेरी परीक्षा है कल। चूंकि ये लड़की बिहार शरीफ में कागजी मोहल्ला में रह करके, जो नालंदा में पड़ता है, नालंदा के कागजी मोहल्ला में रह करके नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रही। इसके अलावा वो नर्सिंग जो है विद्यालय है, उसमें भी वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जब ये लड़की अपने पिता को बताती है कि हमें पिताजी कल हमारे स्कूल में एक परीक्षा है, आयोजन हो रहा परीक्षा का, और उसमें जो है स्टाफ ने और जो है प्रबंधक कमेटी है उसने ये आदेश कर रखा है कि कल जो भी छात्र छात्राएं आए वो अपनी जो है फुल ड्रेस में आए। बिना ड्रेस में आए हुए छात्र और छात्रा को परमिशन नहीं दिया जाएगा, स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो अपने परिवार को वो बताती है कि मेरी जो ड्रेस जो रखी हुई है, नालंदा में कागजी मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पर वो कमरा किराए कर लेकर के वो पढ़ रही होती है। चूँकि अब जून का महीना है, इसलिए छुट्टी हुआ करती है, इसलिए वो अपने गांव में थी। अब वो पिताजी उनके घर वाले कह देते हैं ठीक है आप जाओ, और वो लड़की चली जाती है। लेकिन पिताजी जाते जाते कहते हैं कि हमको फ़ोन वगैरह करती रहना। लड़की जाती तो है, शाम हो जाती है, लड़की लौट के नहीं आती है। अब लड़की लौट के नहीं आती है, उनके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद वो है फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन जो है लगाने के बाद उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अब जब स्विच ऑफ जाता है तो अब और परेशान हो जाते हैं, और जो परेशान हो जाते हैं तो वो है अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन लगाते हैं, और रिश्तेदारों के जानने वाले का भी फ़ोन लगाते हैं। चूँकि जो पूजा की 5 बहनें भाई हैं, उसमें 3 जो है बहनें हैं, 2 भाई हैं। 5 बहनों भाइयों में पूजा सबसे बड़ी होती है, और पूजा के जो पिता हैं उनका नाम जो है संजय कुमार है। संजय कुमार जो है एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। संजय कुमार ही जो है फ़ोन लगा रहे होते हैं। जब स्विच ऑफ जाता है, पिता परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो भागा हुआ हाथ पैर सिर पर रख के दौड़ के भागते, जो किसी तरह से गिरता बरता जो है इसी नालंदा जो है महाशहर में आते हैं, और जो मोहल्ला जो है कागजी, उसमें जहाँ लड़की रहती थी वहाँ पर पूछताछ करते हैं। तो उस मोहल्ले के जो रहने वाले हैं वो बताते हैं कि ये लड़की यहाँ आई ही नहीं है। अब पिताजी को और परेशानी हो जाती है। जब बहुत परेशानी हो जाती है, सोचते चलो कहीं चली गई होगी। किसी तरह से वो घर आते हैं, और घर आने के बाद पूरी रात जो है करवटें बदलते हैं, फ़ोन को बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं कोई उस लड़की का अता पता नहीं होता है। अब सवेरा होता है 18 जून 2025 को सवेरे 10 बजे वो सीधा अस्थावा थाना जाते हैं। अस्थावा थाना में जाने के बाद वहाँ पर एक FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद जो दरोगा है, SHO है, वो उसको पूछता है कि साहब तुम्हें किसी पे शक, आखिर तुम्हारी बेटी के साथ कोई क्यों नुकसान पहुँचाएगा, और जो नुकसान पहुँचाया गया है उसका आप कुछ तो बताइए, कुछ तो आप जानते हो। तो वो पिता है संजय कुमार, वो ये कहते हैं साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता जरूर सकता हूँ कि मेरी बेटी का अफेयर जो है अमित कुमार के जो लड़का है, जो उसी मोहल्ले में रह कर के वो B.Ed की तैयारी कर रहा होता है। इसके अलावा वो एक प्राइवेट
जॉब भी कर रहा होता है शायद, और कर ही नहीं रहा था, मेरी बेटी उसके भी 3 साल से लव अफेयर में रह रही होती है। तो मुझे लगता है शायद मेरी बेटी को वो ही भगा ले गया होगा। तो वो लड़का है जो पिता है, पिता रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दरोगा जी है, उसी आधार पर, उसी के बिला पर जो उन्होंने FIR कराई है, वो सीधा जो पता बताया गया है उस पते पे आते हैं और लड़का जो है उस पते पर मिल जाता है। मिलने के बाद उसे उठा लिया जाता है। उठाने के बाद थाने लाया जाता है, थाने पूछताछ की जाती है। थाने में पूछताछ करने के बाद वो जो जवाब देता है लड़का, अमित कहता साहब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, चूँकि अब उसके पास कोई सबूत था नहीं, कोई हार्ड ऐसा नहीं था जिसके बिला पर उसको रोका जाए, तो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब वो पुनः इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो लड़की का मोबाइल होता है उसकी जो है CDR निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, और जो लोकेशन और CDR निकाली जाती है तो पता चलता है कि 1:30 पर जो लड़की ने बात की थी और वो नंबर जो है अमित का है, और अमित का वो जब निकाला जाता है तो अमित का ही वो नाम पता निकलता है। अब अमित को पुनः पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पुलिस थाने लाती है, और थाने लाने के बाद जो CDR वगैरह, लोकेशन वगैरह जब उसके सामने रख के पूछताछ करती है तो अमित जवाब नहीं दे पाता है। आखिरकार को वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और जुर्म कबूल कर लेता है। उसी में वो कहता है साहब अब जो है पूजा इस दुनिया में नहीं है, हमने उसकी हत्या कर दी है। जब ये बात उनके पिताजी, उनके परिवार के जन थाने में मौजूद होते हैं, जब सुनते हैं तो दहाड़ मार करके चीखने चिल्लाने और रोने लगते हैं। पुलिस सांत्वना देती है, उसे पुनः पूछा जाता है, तब वो कहानी जो सुनाता है पुलिस को वो आपके सामने अक्षर बाई अक्षर सामने रख रहा हूँ। अमित कुमार बताता है कि साहब जब हम इससे पहले एक दूसरे विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे तो उसमें ये लड़की भी थी और हम भी थे। तो लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं। इसी बीच मेरा इनका लव हो जाता है, जान पहचान होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत इतनी होती है कि हम लोग जो है शादी की भी सोचने लगते हैं। जब वो वहाँ से विद्यालय से पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ये लड़की जो है पूजा, वो नर्सिंग में आकर के यहाँ नालंदा में जो कागजी मोहल्ला है वहाँ जो विद्यालय है, और उस विद्यालय का नाम है, उस विद्यालय का जो नाम है बिहार शरीफ में वागन बिघा स्थित जो है एक नर्सिंग मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो अपना एडमिशन लेती है, वहाँ पढ़ाई करने लगती है। इसके अलावा वो नर्सिंग में जो है वो ट्रेनिंग भी करती है, यानी समय देती है, उसको पैसा भी मिलता है। वो लड़का बता रहा है जब ये दोनों हम लोग एक ही कमरे में आए, मैं भी जो है वहाँ B.Ed की तैयारी कर रहा होता है, तो वो लड़की अपने कमरे पर रह करके मेरे साथ लिव इन में रहने लगती है। और ये चीज अभी तक जो हुआ उनके पिता को, संजय कुमार को कोई पता नहीं चल पाता है कि मेरी बेटी लिव इन में रह रही है। लेकिन जब ये यहाँ नर्सिंग कॉलेज में आई है तो उनको पता चल जाता है कि मेरी बेटी लिव इन में रह रही है। तो पिता जब उसको पूछते हैं तो लड़की मतलब बिना संकोच हिचकिचाते हुए जवाब देती है कि हाँ हम 3-4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मोहब्बत ही नहीं करते हैं, रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। पिता मजबूर होते हैं, मना करते हैं, तो वो लड़की आत्महत्या की धमकी देती है, कहती शादी तो करी उससे से, पर मैं जो है मर जाऊंगी, हत्या कर लूंगी। पिता कहता तो ठीक है, हम तुम्हें परमिट भी करते हैं। तो यही बात उन्होंने दरोगा को बताई थी कि साहब हमने परमिशन भी दे दी थी और हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हमने जब पता लगाया तो इस लड़के का चरित्र, चाल, चेहरा, चरित्र तीनों खराब निकले। इसने कई लड़कियों के साथ इसने बैक में रिलेशनशिप सब रखे थे और एक कंचन नाम की लड़की को बर्बाद भी कर दिया था। वो सारे सबूत वो लाता है पिता, और लाने के बाद वो जो है उस बेटी को देता है, तो बेटी जो है गुस्सा हो जाती है हमसे। अब ये कहानी सुना रहा पुलिस वालों को, तो बेटी जो है जब इन्होंने सबूत दिए तो बेटी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद वो जो है हमें घेर में लेती है। घेर में क्या लेती है, मैं अन्य जैसी लड़कियां नहीं हूँ, मेरे साथ जो तुमने अन्याय किया है, जो मेरे साथ मेरे शरीर को नोचा खोचा है, जो मेरे साथ संबंध बनाए हैं, उनका मैं बदला लेके रहूंगी।
और तुमने जो लड़की कंचन का जीवन बर्बाद किया है, उसी तरह से हम तुम्हारा भी जीवन बर्बाद कर देंगे। मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। ये सब फोन पे बात चल रही होती है। आखिरकार जो लड़की जो है पूजा हमसे संबंध स्थापित बंद कर लेती है, वो अपने रास्ते हो जाती है, हम अपने रास्ते हो जाता हूँ। लेकिन मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं पूजा का सामना कर सकूँ। पूजा से मुझे डर लगने लगा था। इस डर की वजह से मैंने अपने दोस्तों को सलाह मशवरा ली और मैंने एक प्लान बनाया, क्यों ना इस लड़की को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता था। तो मैंने पूजा को कई बार फ़ोन लगाता रहता था। पूजा हमारा फ़ोन उठाती नहीं थी, हमारे फ़ोन का जवाब नहीं देती थी। तो मैंने 16 जून को जो है सुबह रात को मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैंने कम से कम 10 बार उसे घंटी की, तो आखिरकार को 11वीं बार उस लड़की ने, जो पूजा कुमारी ने, फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाने के बाद है हलो होता है, तो मैं उस लड़की से कहता हूँ फ़ोन मत काटना, प्लीज़ मेरी 2 मिनट बात सुनो। वो कहता है जो कुछ भी हुआ पूजा, सिर्फ एक बार हम मिलना चाहते हैं, गले शिकवे दूर करना चाहते हैं, हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करना, बताओ सवेरे आओगी अथवा नहीं आओगी। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं इस पर विचार करेंगे, और विचार ही नहीं करेंगे, हो सकता मैं आऊँगी। तो वो लड़की जो है 17 जून, 16 को उसने फ़ोन किया, 17 जून को वो लड़की सवेरे तैयार होती है, अपने माता पिता को कहती है, और माता पिता को झूठ बोलने के बाद वो परीक्षा का बहाना बनाती है, अपने ड्रेस का बहाना बनाती है। ड्रेस का बहाना बनाने के बाद जैसे ही वो नालंदा जाती है कांची मोहल्ला में, वहाँ पर जो इस लड़के को 1:30 पर वो फ़ोन करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। तो अपनी लोकेशन बताता है कि मैं कमरे पे हूँ। तो वो लड़की सीधी कमरे पे जाती है। कमरे पे जाने के बाद वो जो है उस पे जा कर के वहाँ इसी बात को लेकर के बहुत जो है जिरह होती है, बहस होती है। एक भी पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। जब कोई पक्ष तैयार नहीं होता है तो विस्फोट तो हो नहीं था। इसी विस्फोट में जो लड़की पीछे नहीं हटती है, तो जो अमित कुमार है वो कह रहा है साहब मुझे गुस्सा आ जाती है। वो कहती है बार बार मैं तुम्हें पर मुकदमा लिखाएंगे, तुम्हें जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ भी कहेंगे, यानी कल अखबार में निकलेगा तुमको हम बर्बाद कर दें। मैं तो बर्बाद हुई, लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब उसने ये हम धमकी दी, प्लान तो मैंने पहले ही बना लिया था। तो मेरे साथ एक लड़का था, और उसका नाम होता, मेरा दोस्त था वो शशिकांत उर्फ आरब, उसको मैंने पहले बता रखा था। तो जो है जैसे ही लड़की ने मुझको कहा मैं नहीं छोड़ने वाली, तो मुझे क्रोध आ गया। हमने उसका सिर का जूड़ा पकड़ा और उसका गर्दन पर जो तेजधार हथियार चला दिया। खून की, रक्त की जो है एक धारा निकलती है। थोड़ी देर लड़की तड़फड़ाती है, फड़फड़ाती है, उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब मैंने बताया कि जब क्रोध किसी पर हावी तो होता है, किसी पर भी, तो जो है बुद्धि भाग जाती है। ऐसा यहाँ भी होता है। उसके बाद उन्हें जब सेंस आता है तो वो डरता है, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, मैंने पाप कर दिया, अब हो न हो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब वो बचने की जुगत लगाता है, सोच लगाता है। अपने जो फ्रेंड था उसको फ़ोन करके बुला लेता है। सची उर्फ आरब भी आ जाते, और उसका एक लड़का होता है, वो वहाँ का नाम नीलेश होता है। वो नीलेश को भी बुलाता है, नीलेश को बात बताता है। नीलेश पे चूँक इसलिए बुलाता है कि उसके पास एक कार होती है, और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ कार ले आना, हमें इस डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है। पहले तो वो हाँ कर देता है, लेकिन जब उसकी विवत्सता को, उसकी भयानकता को, उसके परिणाम को, दुष्परिणाम को जब वो याद करता है तो वो डर जाता है। डरने के बाद जो वो टाइम पर कार भगाता है वो आता नहीं है, मना कर देता है, बहाना मार देता है। तो अब जो दोनों लोग जो रह जाते हैं वो मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद खरीदारी करते, एक नया सा लाल ट्राली का बैग लाते, बड़ा वाला कीमती, और लाने के बाद एक पॉलीथिन भी लाते हैं, प्लास्टिक की थैली, वो भी लाते हैं, कुछ रस्सी वगैरह लाते हैं। और लाने के बाद उस लड़की की जो डेड बॉडी है उसको जो उसमें ठूसा जाता है प्लास्टिक के बैग में, और प्लास्टिक के थैले के बाद उस प्लास्टिक के थैले को ट्रॉली बैग में रखते हैं, और ट्रॉली बैग को लाइन जो चैन होती है उसको बंद कर लेते हैं। इत्मीनान के साथ उस कमरे की साफ सफाई भी करते हैं। अब जब उसने कार मांगी तो उसने मना कर दिया।
अब वो लड़का कहता है चलो किसी ऑटो की व्यवस्था करते हैं। एक रात में जो है एक ई रिक्शा की व्यवस्था की जाती है और ई रिक्शा की व्यवस्था करने के बाद जो है उसको लाते हैं। उस जो सूटकेस है उस सूटकेस को उसमें गाड़ी में रखते हैं और उस सूटकेस को जो है सोहसराय के जो है सिनेमा के पास एक पुल के नीचे जो है उसको जो है उसको छुपाते हैं और जो उसका लड़की का शव है वो सोहसराय मोहल्ले के पास ये 1 किलोमीटर दूर जो एक नाला बहता है उसमें जो सबको फेंकते हैं। और जो मैंने बताया कि इस सिनेमा के पास जो पुल है उसके नीचे उसके पुल को उसको जो है बैग को ट्रॉली को फेंक देते हैं और जो कपड़े हैं उनके वो किसी तीसरी जगह वो फेंक देते हैं। और जो रिक्शा वाला लाया था रिक्शा पे से वो ट्रॉली बैग उतारता है, उतारने के बाद उसको दूने पैसे देता है, उसके कहते तुम जाओ। उसके बाद ये सारा कार्यक्रम करते। इतना सब कार्यक्रम करने के बाद इत्मीनान के साथ वो कह रहा है, पुलिस को सुना रहा है साहब हम घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद इनके पिताजी पूछ बता करते, हमसे भी पूछते, मैंने मना कर दिया। लेकिन जो लड़की ने कॉल की थी वो मेरी गले का फांसी का फंदा बन गई। अब जब वो लड़का जिस पूरी कहानी पुलिस को सुना रहा होता है तो उसके माता पिता दंग हो जाते, हैरान हो जाते, रोते चिल्लाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तो जैसा उसने बताया पुलिस वाले तुरंत उसको लेते हैं, उस जगह पर जाते जिस नाले में डेड बॉडी फेंकी गई थी उस डेड बॉडी बरामद कर ली जाती है। और जहां उसने ये बताया कि हमने ट्रॉली बैग फेंका था तो उस ट्रॉली बैग को ढूंढा जाता है, लेकिन अच्छा बैग था इसलिए शायद किसी ने वो उठा लिया होगा। फिर तीसरी जगह कपड़े फेंके थे खून के सने हुए वो भी मिल जाते हैं, धारदार हथियार भी मिल जाता है। घर में आया जाता है, घर पर भी कुछ खून के ब्लड के जो धब्बे होते हैं उनका भी फॉरेंसिक टीम सैंपल लेती है और सैंपल लेने के बाद वो मिलान के लिए भेज देती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान किसी को परेशान करना नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पर भी इसने कोई विकल्प नहीं आजमाया, तमाम विकल्प हो सकते थे वो उन्होंने विकल्पों का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों जाते जाते कहानी को समाप्त करते करते आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, ऋषभ यादव हैं और संजय जैन हैं। 3 जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, फ्रेंड है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।